आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हो, वो भी वक्र पृष्ठ के द्वारा, तो उसमें अपवर्तन का सूत्र आता है। ये रेयर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन फार्मूला बाय द कर्व सरफेस हमको प्रूव करना है। या इसको कई बार 5 नंबर में जब पूछता है, लिखेगा प्रूव डेट μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। तो हम बात करते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी वक्र पृष्ठ से अपवर्तित होती है तो क्या होगा। हालांकि बुक में कई बार उत्तल पृष्ठ और कई बार अवतल पृष्ठ के द्वारा अलग अलग प्रूव करता है, तो हम सिर्फ एक वक्र पृष्ठ लेते हैं, चाहे वो उत्तल लेके ले लें या अवतल लेके ले लें। फार्मूला में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, बशर्ते प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो। तो अलग अलग 4 केस बुक में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं है। एक बार रेयर टू डेंसर रे को भेजा जाता, दूसरी बार डेंसर टू रेयर भेजा जाता। तो दोनों मीडियम में एक बार वर्चुअल इमेज और एक बार रियल इमेज के लिए डेरिवेशंस अलग अलग डिराइव किया जाता है। तो ये डेरिवेशंस हम अलग अलग नहीं डिराइव करके एक ही बार डिराइव करेंगे और एक ही फार्मूले से कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो जैसे मान लीजिए ये एक कर्व सरफेस है और इधर ये कर्व सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर रहा होगा। इसका ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। इधर जैसे मान लीजिए कांच अगर है तो पूरा का पूरा कांच ही है, मतलब एक जैसा मीडियम है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये μ2। और इधर रेयर मीडियम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये μ1। और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट O को रखते हैं और इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण जब जाएगी तो मान लेते हैं कि ये प्रकाश की एक किरण है जो कर्व सरफेस के पृष्ठ पर आपतित हुई है, और उस आपतन बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। हम क्या खींच रहे हैं? स्पर्श रेखा। और इस स्पर्श रेखा पर अभिलंब खींचते हैं। तो अभिलंब निश्चित रूप से केंद्र से होकर के पास करेगी, चूँकि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंबवत होती है। तो ये अभिलंब खींचे तो अभिलंब केंद्र से होकर के पास करेगी। केंद्र से होके पास करने का मतलब सेंटर से होके पास किया। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अच्छा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया, ये विरल माध्यम है और ये एक सघन माध्यम है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया कि प्रकाश किरणें अपवर्तित होगी। तो मान लेते हैं अपवर्तित होकर के जो किरण आया कुछ इस दिशा में इस तरीके से आया, ठीक। तो जिस बिंदु पर आया यहाँ पुनः एक प्रतिबिंब बनेगा और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये ओ पे जो एंगल बना अल्फ़ा और आई पे जो एंगल बना ये बीटा, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच अपवर्तन कोण आई, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तन कोण आर, और ये क्या है? गामा। ये हम क्या बता रहे हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है वक्र पृष्ठ के द्वारा, यानी वक्र पृष्ठ से होकर के प्रवेश कर रही है और प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ये भी अपवर्तन ही हो रहा है, लेकिन अपवर्तन थ्रू द कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। विरल माध्यम का जो ये अपवर्तनांक है ये μ1 है और सघन माध्यम का जो ये अपवर्तनांक है μ2 है।
इस पॉइंट को हम थोड़ा देर के लिए कुछ मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। जो परपेंडिकुलर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को मान लेते हैं कि एल पॉइंट पे कट किया है और यहाँ से क्यू से एल का जो हाइट है, इस हाइट को हम एच मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ओ क्यू सी में। त्रिभुज ओ क्यू सी की अगर बात करोगे आप ओ क्यू सी में, तो त्रिभुज ओ क्यू सी में क्या है, ओ क्यू सी बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ बहिष्कोण कितना आई, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर है, अल्फा प्लस गामा। इसको इक्वेशन वन होता है। त्रिभुज क्यू सी आई में पुनः हम बात करते हैं। त्रिभुज क्यू सी आई में अगर हम बात करें कि त्रिभुज क्यू सी आई में क्या होगा, क्यू सी आई ये बहिष्कोण, ये गामा, तो बहिष्कोण ये क्या हो जाएगा, गामा। गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। चूँकि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये बीटा प्लस क्या हो जाएगा, आर। यहाँ से हम आर का वैल्यू निकालने, तो ये गामा माइनस बीटा, ये कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, आप लोग ध्यान देंगे, कुछ लोग लिखने में गामा को आर और आर में बीच में स्पेस होता है और गामा में देयर इज नो स्पेस। इस बात का ख्याल रखेंगे। स्टूडेंट ही सबको लिखते वक्त गामा और आर को खिचड़ी मिला देता, पता नहीं चलता कहाँ गामा कहाँ आर है। अब हम स्नेल के नियम को अप्लाई करेंगे। स्नेल के नियम से, अगर स्नेल के नियम से हम बात करें तो क्या लिखेंगे, म्यू1 साइन आई, अभिलंब और किरण के बीच बने कोण, तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। तो म्यू1 आई साइन आई अप्रॉक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन आई अप्रॉक्स इक्वल टू द आई और साइन आर अप्रॉक्स इक्वल टू द आर। तो म्यू1 आई और ये म्यू2 आर। तो आई को हम क्या लिखते हैं, आई को हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस गामा और आर को हम क्या लिखेंगे, आर को लिखेंगे गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा, देखिए आर का वैल्यू इक्वेशन 2 से हमने लिखा। अच्छा, ये स्मॉल एंगल के लिए अल्फ़ा अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 अल्फ़ा होता है, जो लगभग लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा, h, और आधार कितना होगा, तो वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी u होगा, लेकिन चिन्ह परिपाटी से माइनस लग जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी किरण के विपरीत दिशा में हम नाप रहे हैं। उसी तरीके से गामा अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 गामा और 10 गामा का वैल्यू कितना, देखिए गामा यहाँ है, तो लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। चूँकि ये सेंटर से मतलब वक्र पृष्ठ से सेंटर यानी त्रिज्या है ये बीटा अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 बीटा और 10 बीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी v। तो चिन्ह परिपाटी सहित हमने लिखा है ये। तो इसका वैल्यू अगर रखें तो म्यू1 इक्वल टू 10 अल्फ़ा एक बार लिख ही देते हैं, गामा इज इक्वल टू 10 गामा और म्यू2 गामा, तो पुनः यहाँ 10 गामा और माइनस 10 बीटा। अब सबका वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो ऊपर हम रखते चले जाते हैं। तो म्यू1 10 अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा का वैल्यू आया था h बटे माइनस यू प्लस h बटे माइनस यू प्लस 10 गामा कितना, h बटे आर इज इक्वल टू म्यू2 10 गामा, तो 10 गामा को पुनः क्या लिखेंगे, h बटे आर और ये माइनस 10 बीटा, तो 10 बीटा कितना, तो h बटे भी। h अगर कॉमन ले लिया जाए तो तो 1 बटे माइनस यू प्लस 1 बटे आर इज इक्वल टू म्यू2 इंटू एच, ये 1 बटे आर माइनस 1 बटे भी। तो h से h कैंसिल हो जाएगा
म्यू1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस μ1/u प्लस μ1/r इज इक्वल टू μ2/r माइनस μ2/v। तो इसको इस साइड अगर लाएंगे तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2/r। इसको उस पार करेंगे तो माइनस μ1/r। तो इसको क्या लिखेंगे μ2/v, ये हो जाएगा μ2/v। अच्छा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। तो ये μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू क्या हो गया μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। कई बार आप वर्तनांक को म्यू से डिनोट नहीं करके n से डिनोट करता तो वहाँ हो जाएगा n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये फार्मूला प्रूफ करने कई बार 5 मार्क्स में आता है। तो ये हमने सीधा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमने यहाँ स्टार्ट किया, लेकिन इसके पहले अगर 5 नंबर पूछे तो हमको थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ लिखना होगा। जैसे कि माना कि एक वक्र पृष्ठ है, सघन माध्यम का वर्तनांक μ2 है, विरल माध्यम का वर्तनांक μ1 है, एक वस्तु बिंदु मात्र का वस्तु इसके प्रधान अक्ष ऊपर रखा गया है, जिससे प्रकाश की किरण Q बिंदु पर आपतित हुई है। आपतन बिंदु पर हमने अभिलंब खींचा जो केंद्र से होकर गुजरती है। अब वर्तित किरण जहाँ जाके प्रधान अक्ष पर मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है, जिसको आई से हमने डिनोट किया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण आई, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच यार। तो इस तरीके से हम लोग जो डायग्राम में बनाए हैं इसको शब्द में लिख करके इस तरीके से ढाल देंगे। चलिए, जिनको नोट करना है नोट कर लेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में बार बार। अब देखिए, इस फार्मूले पे केवल पकड़ के नहीं रखना, इसको समझना है कि ये है क्या। बुक में आप जब आप देखेंगे तो इस तरीके का 4 बार रेरर से डेंसर, डेंसर से रेरर, रेरर से डेंसर जाने में एक बार वर्चुअल इमेज और एक बार रियल इमेज, और डेंसर से भी रेरर जाने में वक्र पृष्ठ के द्वारा एक बार डेंसर मतलब रियल इमेज, एक बार वर्चुअल इमेज। तो 4 बार प्रूफ किया है। तो 4 बार प्रूफ नहीं करके हम कॉन्सेप्ट के जरिए सिर्फ एक ही फार्मूले से हम काम चलेंगे। लेकिन ये है क्या, आप बारीकी से देखेंगे। ये फार्मूला जो आया μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, इसका मतलब क्या है देखेंगे। विरल माध्यम का वर्तनांक क्या था μ1, और वस्तु कहाँ था विरल माध्यम, तो ये क्या थी वस्तु की दूरी। ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी, ये v, और जिस माध्यम में प्रतिबिंब बना है वो क्या है μ2। तो देखेंगे कि जिस माध्यम में प्रतिबिंब बना है, जिस माध्यम में प्रतिबिंब किस माध्यम में बना, μ2 वाले माध्यम, जिस माध्यम में प्रतिबिंब बना है उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी माइनस जिस माध्यम में वस्तु था उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी बराबर दोनों माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर। किन दो माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर, जहाँ प्रतिबिंब था और जहाँ वस्तु था। तो जिस माध्यम में प्रतिबिंब बना और जिस माध्यम में वस्तु था, तो प्रतिबिंब जिस माध्यम में था उसका अपवर्तनांक μ2 और जिस माध्यम में वस्तु था उसका अपवर्तनांक μ1। तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसका, वक्र पृष्ठ का। फिर से सुनेंगे इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसी से हम आगे काम करेंगे या सवाल बनाएंगे। जिस माध्यम में प्रतिबिंब बना है उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी, और जिस माध्यम में वस्तु है उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी, और उन दोनों माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर। किन दो माध्यम का अपवर्तनांक, जहाँ प्रतिबिंब बना था उस माध्यम का अपवर्तनांक और जहाँ वस्तु था उस माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर। जहाँ प्रतिबिंब बना था उसका अपवर्तनांक और जहाँ वस्तु था उसके अपवर्तनांक का अंतर डिवाइडेड बाय वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। मतलब जहाँ प्रतिबिंब बना उसका अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी माइनस जहाँ वस्तु था उसका अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी इज इक्वल टू जहाँ प्रतिबिंब था उसके अपवर्तनांक और जहाँ वस्तु था उसके अपवर्तनांक का अंतर डिवाइडेड बाय वक्रता त्रिज्या। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं
इसी में एक टर्म आता है लेंस निर्माता सूत्र के लिए। लेंस मेकर फार्मूला भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। कई बार कहेगा लेंस निर्माता सूत्र को सत्यापित करें। अच्छा, लेंस निर्माता सूत्र इसको कहते हैं, या इसको कई बार हिंदी में भी लिखना होगा तो लेंस मेकर फार्मूला कहा जाता है। लेंस मेकर फार्मूला या लेंस मेकर सूत्र, या अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, ये लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है? तो ये होता है 1/f = μ-1 डिवाइडेड बाय 1/r1 - 1/r2। कई बार डायरेक्ट यही फार्मूला लिख देगा कि प्रूफ करें, या कई बार बोल देगा लेंस मेकर्स फार्मूला को प्रूफ करें, या कई बार इसी को शुद्ध हिंदी में लिखेगा तो लेंस निर्माता सूत्र को सत्यापित करें। तब लेंस निर्माता सूत्र सत्यापित करने के लिए हम डायग्राम बनाएंगे, और उसी अभी जो तुरंत बताए हैं वक्र पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन, उसी वक्र पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन से जो फॉर्मूला आया है, उसी फार्मूले से ये पूरा डेरिवेशंस डिराइव किया जाएगा। आप इसको बारीकी से देखेंगे, चूँकि पूरे लेंस 12th में इसी फार्मूले के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आएगा। पूरे फिजिक्स का जो मतलब 12th में जो लेंस से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है, सारा इसी फार्मूले से रिलेटेड, यानी इसी फार्मूले के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको नज़र आएगा। तो देखिए, लेंस फार्मूला को प्रूव करते हैं तो लेंस एक्चुअल में दो वक्र पृष्ठों से घिरकर बना हुआ होता है। लेंस दो वक्र पृष्ठ से घिरकर बना होता, तो एक को बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, एक को बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, और इसकी वक्रता त्रिज्या r1, और इसको बोलते हैं सेकेंड सरफेस, इसको बोलते हैं सेकेंड सरफेस, और इसकी वक्रता त्रिज्या है r2, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है r2। एक की वक्रता त्रिज्या r1 और दूसरी की वक्रता त्रिज्या r2, और दोनों सरफेस के बीच के जो माध्यम का अपवर्तनांक है, इसको हमने μ2 कंसीडर किया है। मान लेते हैं कि ये एक पृष्ठ है, पहला पृष्ठ, और ये दूसरा पृष्ठ, और दोनों पृष्ठों के बीच का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या μ2। अच्छा, ये इसका एक प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पर कोई एक बिंदु मात्र का वस्तु रहा होगा, प्रधान अक्ष पर कोई एक बिंदु मात्र का वस्तु रहा होगा, और इस लेंस के बाहर कोई एक जैसा माध्यम होगा। जैसे मान लीजिए एयर है तो दोनों साइड एयर होगा, या मान लीजिए वाटर है तो दोनों साइड वाटर होगा। मतलब जो कोई भी मीडियम होगा, कोई एक मीडियम होगा दोनों ही साइड। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक हमने μ1, और इधर भी माध्यम का अपवर्तनांक हमने μ1 ही कंसीडर किया। अब देखते हैं क्या होगा। ये जो प्रधान अक्ष पर एक बिंदु मात्र का वस्तु रखे हैं, और इससे जब प्रकाश की किरणें जाएगी तो 2 बार इसका विचलन होगा, यानी 2 बार अपवर्तन होगा। एक बार जब विरल से सघन जाएगी तब, और दूसरी बार जब सघन से विरल जाएगी तब। तो ये प्रधान अक्ष है, और प्रधान अक्ष पर एक बिंदु मात्र का वस्तु है, और ये एक प्रकाश की किरणें गई, और प्रकाश की किरणें जैसे किसी एक बिंदु पर गई तो ये अपना माध्यम परिवर्तित हुआ। तो माध्यम परिवर्तित होने से क्या होगा कि अपनी प्रकाश की किरण अपना दिशा को बदलेगा। तो मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरणें जा रही है, और जैसे ही माध्यम बदला तो प्रकाश की किरणें अपने दिशा को बदलेगी। तो मान लेते हैं कि दिशा को बदल के ये इस दिशा में जा रहा था, लेकिन दोबारा पुनः दिशा बदल गया। अच्छा, अगर मान लीजिए केवल फर्स्ट सरफेस ही होता, सेकेंड सरफेस को काफ़ी दूर कर दिया होता, तो सिर्फ फर्स्ट सरफेस की वजह से अपवर्तन होता। तो फर्स्ट सरफेस की वजह से अपवर्तन होता तो ये प्रकाश की किरणें किसी न किसी प्रधान अक्ष के किसी न किसी बिंदु पर जाती या काटती। तो जिस बिंदु पर कटती वहीं क्या बनता, प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब को हम आई डैश कह देते हैं, चूँकि वास्तविक रूप से ये प्रतिबिंब है नहीं। चूँकि जब प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो पुनः ये अपना दिशा बदलेगी, और पुनः दिशा बदलेगी तो मान लीजिए दिशा बदलने के बाद जो प्रकाश की किरणें दिशा बदली तो दिशा बदल करके आई पर आया, ठीक। और ये प्रतिबिंब क्या है, आई। तो यहाँ से देख लेंगे ये एक
ये एक बिंदु है, इस बिंदु से वस्तु के बीच की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हमने u कहा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी हमने क्या कहा, v कहा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको हमने v डैश कहा। क्या कहा, v डैश कहा। देखो ये प्रतिबिंब की दूरी तो v, तो वास्तविक प्रतिबिंब I है, लेकिन सिर्फ एक पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन हुआ वो प्रतिबिंब कहाँ बना, I डैश पे। तो ये था टोटल डायग्राम का कहानी। हम फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधान अक्ष पर पहले देख लेते हैं कि ये प्रथम पृष्ठ है और प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 है। ये द्वितीय पृष्ठ है और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है, और दोनों का पृष्ठ के बीच का जो अपवर्तनांक है μ2 है, और दोनों पृष्ठ के बाहर का जो अपवर्तनांक है ये μ1 है। दोनों पृष्ठ के बाहर का अपवर्तनांक क्या है, μ1 है। अच्छा, प्रथम पृष्ठ जब बिंदु मात्र का एक वस्तु रखा गया प्रधान अक्ष पर, तो एक वस्तु से प्रकाश की किरणें, एक किरण गई, तो माध्यम परिवर्तन की वजह से प्रकाश किरणें अपनी दिशा बदली, तो दिशा बदलने की वजह से ये I डैश पे प्रतिबिंब बनाता। लेकिन सिर्फ अगर फर्स्ट सरफेस ही होता, तब फर्स्ट सरफेस ही होता और पूरा का पूरा उधर डेंसर मीडियम होता तो I डैश पे बनता। लेकिन पुनः दूसरे पृष्ठ के पास जैसे प्रकाश किरण गई तो फिर से अपना माध्यम परिवर्तित होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें आएगी, प्रकाश किरणें पुनः अपनी दिशा बदली, तो फाइनली प्रतिबिंब कहाँ बन गया, I पे। तो अब हम इसमें अपवर्तन के सूत्र से प्रथम पृष्ठ के लिए लिखना चाहेंगे। प्रथम पृष्ठ के लिए, जब प्रथम पृष्ठ के लिए इक्वेशन लिखने की बात करेंगे तो देख लेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, I डैश पे। प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना है I डैश पे, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करेंगे कि ये सेकेंड सरफेस को हमने यहाँ ले आया, सेकेंड सरफेस को हमने कहाँ ले आ गया, यहाँ जूम, जैसे फ़ोटो को आप लोग जूम करते होंगे, तो थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें कि सेकेंड सरफेस को खींच के यहाँ ले आए, तब क्या होगा, ये प्रथम पृष्ठ, ये द्वितीय पृष्ठ, दोनों पृष्ठ के माध्यम के बीच जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, μ2, और लास्ट में जो ये फाइनल प्रतिबिंब बना था ये कहाँ बना था, ये I पे, और ये प्रतिबिंब की दूरी ये v रहेगी, ये प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी, v रहेगी। देखो प्रथम पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें तो जब प्रथम पृष्ठ की बात करेंगे तो चूँकि सेकंड पृष्ठ को हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ शिफ्ट कर दिया है, चूँकि समझने में आसान हो, तो प्रथम पृष्ठ में के लिए जब बात करेंगे तो वस्तु जो है ये विरल माध्यम में है, लेकिन प्रतिबिंब किस माध्यम में, सघन माध्यम में। क्यों, क्योंकि सेकंड सरफेस को आप यहाँ ले आए तो दोनों पृष्ठों के बीच तो सघन माध्यम में है, तो प्रतिबिंब बना सघन माध्यम में, यानी जिस माध्यम में प्रतिबिंब बना है उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी, अब माइनस जिस माध्यम में वस्तु था उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी, और जिस माध्यम में प्रतिबिंब था उस माध्यम का अपवर्तनांक, और जिस माध्यम में वस्तु था उसके अपवर्तनांक डिवाइडेड बाय वक्रता त्रिज्या। तो प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है ये r1 है। तो हमने क्या कहा कि सेकेंड सरफेस को थोड़ी देर के लिए आप मानो कि शिफ्ट करके हमने यहाँ कर दिया, इसको शिफ्ट करके क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। अब जो दोनों माध्यम के बीच का अपवर्तनांक होगा पूरा क्या होगा, μ2। सिर्फ एक फर्स्ट सरफेस से अपवर्तन के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, सिर्फ एक पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन होता, तो ये किरण कहाँ आती, I डैश बिंदु पे। तो किरण I डैश बिंदु पर आती यानी प्रतिबिंब फाइनली यहाँ बनता। तो जिस प्रथम पृष्ठ के द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा तो I डैश पे ये किस माध्यम में होगा, तो दोनों पृष्ठों के बीच है, मतलब सघन माध्यम में। जिस माध्यम में प्रतिबिंब बना उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी, माइनस जिस माध्यम में वस्तु है उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी, इक्वल टू दोनों माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर, जहाँ प्रतिबिंब बना था और जहाँ वस्तु था, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर डिवाइडेड बाय वक्रता त्रिज्या। अब हम इसी तरीके से द्वितीय पृष्ठ की जब बात करेंगे तो द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या होगा, गौर करेंगे। द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या होगा कि ये फर्स्ट पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा। फर्स्ट पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, और इस वस्तु का फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पे, और इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या, μ1। तो पुनः जब दूसरे पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो इस माध्यम के लिए जो प्रतिबिंब बना है किस माध्यम में, तो
दूसरे पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना है विरल माध्यम में यानी म्यू1 माध्यम में, तो जिस माध्यम में प्रतिबिंब बना है उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी को हमने क्या माना v माइनस जिस माध्यम में वस्तु है, तो दोनों पृष्ठों के बीच कौन सा माध्यम था, सघन माध्यम, तो सघन माध्यम दोनों पृष्ठों के बीच का जो अपवर्तनांक क्या था μ2, मतलब जिस माध्यम में वस्तु था उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की दूरी इक्वल टू दोनों माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर। किन दोनों माध्यम का अपवर्तनांक का अंतर, जहाँ प्रतिबिंब बना था और जहाँ वस्तु था, इन दोनों माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर डिवाइडेड बाय वक्रता त्रिज्या, जो कि सेकेंड पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है ये क्या होगी, R2 होगी। तो कुछ नहीं, फिर से हम सेकेंड पृष्ठ के लिए बात कर दें, क्योंकि सेकेंड पृष्ठ के लिए जो फाइनल प्रतिबिंब बना है विरल माध्यम में, और इस विरल माध्यम में प्रतिबिंब बना और वस्तु जो है दोनों पृष्ठों के बीच है यानी सघन माध्यम में है, तो जिस माध्यम में प्रतिबिंब बना है उस माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी माइनस जिस माध्यम में वस्तु था, तो दोनों पृष्ठों के बीच वस्तु, चूँकि प्रथम पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना था दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु है किस माध्यम में, तो सघन माध्यम में, तो म्यू2 अब बटे v डैश इक्वल टू दोनों माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर, जहाँ प्रतिबिंब बना था और जहाँ वस्तु था दोनों माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर बटे वक्रता त्रिज्या। इसको एक लाइन और बढ़ा के हम लिखेंगे, तो एक लाइन और इसलिए बढ़ाते हैं कि यहाँ μ2 माइनस μ1 था, यहाँ μ1 माइनस μ2 था, इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, जोड़ रहा है। समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर तो क्या लिखेंगे, μ2 बटे v डैश माइनस μ1 बटे u प्लस μ1 बटे v माइनस μ2 बटे v डैश इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे R1 और ये माइनस μ2 माइनस μ1 बटे R2, ये कुछ इस तरीके से। तो देखो μ2 बटे v डैश और ये μ2 बटे v डैश, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में μ1 कॉमन आ जाएगा, तो μ1 ये 1 बटे v माइनस 1 बटे u और ये μ2 माइनस μ1 ये μ2 माइनस μ1 दोनों, तो μ2 माइनस μ1 और ये क्या हो जाएगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, इसको उधर कर देंगे तो 1 बटे v माइनस 1 बटे u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1, इस पूरे को 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, तो 1 बटे v माइनस 1 बटे u इक्वल टू क्या करते हैं 1 बटे f, तो ये 1 बटे f इक्वल टू हो जाएगा μ2 बटे μ1 माइनस 1 और ये 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। ये कुछ इस तरीके का फार्मूला आया। तो जो लेंस मेकर फार्मूला है, इसी में विरल माध्यम के लिए μ1 का मान 1 कर देते हैं हवा या निर्वात के लिए। विरल माध्यम में जब हवा या निर्वात हो तो μ1 का मान क्या हो जाएगा 1, तो μ2 का मान μ2 नहीं लिख के सीधा μ लिख देंगे, तो ये 1 बटे f इक्वल टू हो जाएगा μ माइनस 1 और ये 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। यही लेंस मेकर का फार्मूला है, जिसको कि प्रूफ करेंगे तो आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए ये सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि माना कि वक्र पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या, प्रथम पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या R1 है, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है, दोनों माध्यम के बीच का अपवर्तनांक μ2 है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, इसके प्रधान अक्ष पर एक बिंदु मात्र का वस्तु रखा गया है जो O है, O से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद I' बिंदु के प्रधान अक्ष पर मिलती है, द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के बाद फाइनली प्रधान अक्ष के I बिंदु पर मिलती है, जहाँ फाइनल प्रतिबिंब बनता। तो इस तरीके से आप लोग को पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि वस्तु की दूरी को यूँ माना, फाइनल प्रतिबिंब को भी, और प्रथम पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना उसको हमने v डैश माना, मतलब प्रतिबिंब की दूरी को हमने v डैश माना।
तो इन सब बातों को लिखते हुए ये अगर आप ये प्रूफ करेंगे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये पूरा लेंस मेकर फार्मूला यहाँ तक प्रूफ हो गया, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब इससे रिलेटेड सवाल उवाल बनता है, या कई बार इसका नेचर वगैरह लेंस का भी नेचर चेंज करेगा वक्र पृष्ठ की त्रिज्या बदलने पे, या मान लो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ले जाने पे, तो उन सब चीज़ों को चेंज करने पे लेंस के नेचर पे क्या चेंजिंग आता है, उसके लिए हम अगले क्लास में बात करेंगे। चलिए, आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथियों को भी भेजें, और अच्छे चीज़ों का थोड़ा सा प्रचार प्रसार करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।